नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। और आप और मैं कैमरे के आगे से और आप कैमरे के पीछे से पढ़ाई में गणित सीखने के लिए आतंक मचाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज की पहली फर्स्ट लाइव क्लास है और आप बड़ी उत्सुकता के साथ दिल वाली इमोजी फेंक फेंक के आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जो भी हम यहाँ पे 1-1.25 घंटे पढ़ेंगे वो आपका बहुत मजेदार होगा और आपका पढ़ाई का एक कीमती समय होगा और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और बहुत ही सिंपल देसी भाषा में। तो कंसेप्ट किंग सीरीज में जो हम पहली चीज आज शुरू करने वाले हैं वो है खुद सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है भाई। काफी सारे लोगों को लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन चुपके से एग्जामिनर चुपके से कि आपको पता भी ना चले और पेपर में क्वेश्चन डाल भी देता है और बच्चों से ज्यादातर हो भी नहीं पाता। और एसएससी सीजीएल के अलावा सीएचएसएल में, सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में और स्टेट एग्जाम में, खासकर टीचिंग के एग्जाम में, इवन कैट एमबीए के पेपर में, सीडीएस की परीक्षा में, हर एक में इससे सवाल आते ही नंबर सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। वैसे तो आपने 9वीं पास कर ली, 10वीं भी, 11वीं भी, 12वीं भी, आप ग्रेजुएट भी हो गए, कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब सभी को चाहिए। फिर वो आके पूछते हैं, सर ये बताओ एपी क्या है। 90% आपके बोर्ड के एग्जाम में है, पिताजी ने लड्डू भी बांटे हैं आपके लिए, हमारे लौंडे के 90% आए हैं। और क्लासरूम में पूछता है सर एपी क्या है, पहले तो ये भला बताओ। तो बड़ा दुख होता है, पर कोई बात नहीं, मेरे नसीब में आप ही लोग हो, आप ही से काम चलाऊंगा और मेहनत से पढ़ाऊंगा। ठीक दोस्त, पढ़ने के लिए तैयार? आग मचा दो, फैला दो। मैंने पहले बोला एक कंसेप्ट एक दिन, छोटे कंसेप्ट होंगे तो 4-5 कंसेप्ट एक दिन में निपटाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि होता क्या है, फिर हम उस पर बेस्ड सीक्वेंस वाइज सवाल करेंगे। सवाल प्रीवियस ईयर भी होंगे और कुछ एक नए सवाल भी होंगे अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है ना। तो ये जो है सारे एग्जाम्स का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, हिंदी में इसको अंक गणितीय श्रेणी या समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? देखिए, सीरीज जिसमें बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हों, एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार जो संख्या लिखी हुई है उनका अंतर बराबर रहे। एक ऐसी श्रेणी कि उसमें लिखी हुई जो लगातार संख्याएं हैं उनका डिफरेंस सेम रहे। नहीं समझ में आई ना बात? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं हर चीज को दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल। ठीक है भाई, बुक का पेज नंबर कहां से आएगा? 74, पेज नंबर 74 पे लिखा हुआ। देखिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने यहां पर ये है एक समांतर श्रेणी। जैसे मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिखे 7, 11, 15, 19, 23। तो किसी भी सीरीज में जो सबसे पहला नंबर लिखा है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रथम पद और हम लोग इसको ए से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या देते हैं? ए। ये 7, 11, 15, 19, 23 आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, 7 से 11 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 11 से 15 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 15 से 19 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 19 से 23 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अगला क्या होगा? अगला भी बच्चों 4 ही ज्यादा होगा। 23 में 4 जोड़ेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा? 27। तो आप देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, बराबर है मेरे प्यारे भाई। 4 4 4 4 4 4 4। तो ये जो सेम डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, डिफरेंस हर जगह बराबर है, या फिर हिंदी में हम लोग इसको सार्वांतर बोलते हैं, सार्वांतर। तो यहां आपको कॉमन डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 4। फर्स्ट टर्म प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई, जो कि 7 है। सभी को दिखाई दिया? यस और नो बोलो। अच्छा, अगर हम थोड़ी टेक्निकलिटी में जाएं तो फर्स्ट टर्म को हम, टर्म मतलब टी, फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं। सेकंड टर्म को मेरे दोस्तों हम T2 लिख देते हैं। आप हमारी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तीसरे टर्म को बेटा हम T3 लिखते हैं। चौथे टर्म को हम T4 लिखते हैं।
पांचवें टर्म को हम T5 लिखेंगे। तो भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि nth टर्म को क्या बोलेंगे, भाई जो जो नंबरिंग है उसी हिसाब से करते जाएंगे। तो इस सीरीज का जो nवा पद होगा हम उसे Tn से डिनोट करेंगे। तो जब भी आपके सामने लिखा जाए Tn तो आप समझ जाओगे nवा पद, nth टर्म। फर्स्ट टर्म थोड़ा प्यारा होता है, इसलिए पहला बच्चा जैसे प्यारा होता है तो उसको हम ए भी बोल देते हैं, स्मॉल ए। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। तो सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि सीरीज होती क्या है एग्जाम्पल से। अब मेरी बात को सुनिएगा मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से समझिएगा। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, है भाई सर 500 लौंडे जुड़ चुके हैं, 5000 लौंडे जुड़ चुके, पानी पी लीजिए, जल ग्रहण करेंगे आपके साथ। हर हर महादेव। चलिए इधर देखिएगा मेरे दोस्तों, देखो प्यारे बच्चा, क्या कह रहे थे हम, तुम मुझे जबरदस्ती मत घसीटा करो, पढ़ाने पे ध्यान दो और तुम पढ़ने पे, ठीक। अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी है तो सीरीज क्या होगी बच्चों, जवाब दीजिए। पहला पद तो ए है, अगला क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, डी एक्स्ट्रा होना चाहिए, ए प्लस डी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, भाई डी जुड़ जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर। तीसरा टर्म क्या होगा, फिर से डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी में डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। अगला क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो अगला आप बताओगे सर, अगला जो अगर मैं आपसे पूछूं बताइएगा कि इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी अगला टर्म होगा यहां पर a प्लस 2d में फिर से d जोड़ेंगे, a प्लस 3d आप बोलोगे, और इसी तरीके से सीक्वेंस आगे चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं d का डिफरेंस है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, nवां पद क्या होगा, तो जरा मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। पहले पद में डी नहीं आ रहा, पहले पद में क्या है, डी आता ही नहीं है मेरे दोस्तों। दूसरे टर्म को देखो, डी में किससे गुणा है, 1 से गुणा है। तीसरे टर्म को देखो, डी में किससे गुणा है, 2 से गुणा है। चौथे टर्म को देखो, डी में किससे गुणा है, 3 से गुणा है, एक नंबर कम से गुणा हो रही है। दूसरे टर्म में किससे गुणा है, 2 माइनस 1 से। तीसरे टर्म में किससे गुणा है, 3 माइनस 1 से। चौथे टर्म में किससे गुणा है, 4 माइनस 1, 3 से। तो nth टर्म में किससे गुणा होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, एक नंबर कम, n माइनस 1 से। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, हर चीज जो है वो बिल्कुल बेसिक परिभाषा से पैदा हुई है हर चीज। पहला टर्म ए है, अगला a प्लस डी होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस d है। तो देखो d में किससे गुणा हो रही है, एक का मतलब है 2 माइनस 1। तीसरे टर्म में 2d है, 2 का मतलब है 3 माइनस 1। चौथे टर्म में 3 से गुणा है, 4 माइनस 1। तो nth टर्म में किससे गुणा होगी, n माइनस 1 से। क्लियर है, समझ में आया। तो हम ये कहना चाहते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको nth टर्म निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्लियर, ये फॉर्मूला कंसेप्ट आ गया, मस्त समझ में आ गया आप लोगों को। आप बोलोगे जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सीरीज में टोटल टर्म ही n है, कुल पदों की संख्या ही n है, अगर किसी सीरीज कोई समांतर श्रेणी ऐसी है कि उसमें कुल संख्या ही मेरे दोस्तों आपके सामने n है, तो जो nवां टर्म होगा वो आखिरी टर्म होगा। अरे भैया एक लाइन खड़ी हुई है, लाइन में n आदमी लगे हुए हैं, तो जो सबसे nवां आदमी होगा वो आखिरी आदमी होगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर टोटल टर्म सी n है तो जो nवां टर्म है मेरे प्यारे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये लास्ट टर्म होगा मेरे प्यारे भाई। और लास्ट आदमी को भी बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है मेरे दोस्तों। लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से डिनोट कर देते हैं। तो पहले पद को हम a से लिखेंगे, लास्ट टर्म को हम l से लिखेंगे। तो ये लास्ट टर्म निकालने का फंडा यहां से आ गया। मुझे लगता है हर एक भाई को समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया अब वो थोड़ा सा बैठ कर रो लो, क्योंकि इसके अलावा तो अब कोई रास्ता नहीं है। इससे बढ़िया तो ना आपको 9वीं में पढ़ा है ना 10वीं में। आगे चलें, मुझे लगता है ये बात सभी भाइयों को अच्छी तरीके से समझ में आई है। ध्यान समझिएगा, यहां पर सेम यही बात लिखी गई है मेरे दोस्तों कि किसी भी सीरीज का जो nth टर्म है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और लास्ट टर्म को हम l लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बड़े प्यार से। अगर किसी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म एल है तो लास्ट टर्म निकालने का फंडा क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। बड़े प्यार से समझिएगा। क्या आप मुझे इस पे सवाल करके बता सकते हैं? ये बताओ जरा। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, उसी कंसेप्ट पे आपको पहला सवाल लूंगा, फिर अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, उस पे सवाल लूंगा। बताइएगा। सवाल कभी सीधा सीधा नहीं आता। बोला है विच टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपके सामने एक समांतर श्रेणी दी है, इसका कौन सा पद 137 है? सर आप लोग हम जैसे स्टूडेंट की आगे कट ऑफ में क्यों नहीं मदद कर रहे? कट ऑफ काहे की कट ऑफ? अच्छा कट ऑफ बढ़ाने में मदद तो कर रहा हूं मैं। कहां से कहां कट ऑफ ले आए, देखो 90% पे पहुंचा दी एसएससी की। चिंता ना करो जी। आपके सामने समांतर श्रेणी दी है, तो मेरा सवाल आपसे है बच्चा पार्टी, ये समांतर श्रेणी का सबसे पहला सवाल है, इससे नीचे का सवाल नहीं बनता। ठीक है, कौन सा पद 137 होगा? तो 137 मैंने मान लिया एनवा टर्म है, एनवा। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट टर्म यहां पे कितना दे रखा है आपको? पहला टर्म तो 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 5 का गैप है, 2 से 7 5 ज्यादा है, 7 से 12 5 ज्यादा है, 12 से 17 5 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 5 है। आपको यह पता लगाना है कि 137 कौन सा टर्म है। मैंने माना एनवा टर्म है, तो nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5। यही है? आप बोलोगे हां जी सर। 2 जब इधर आएगा 137 में से 2 घटाओगे 135 हो जाएगा। कैसे टाइम आ गया देखो कितना, बराबर n माइनस वन इंटू 5। अब देखो 5 से 135 कितनी बार कट जाएगा? 27 बार। माइनस वन जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 27 प्लस 1 28, तो n का मान 28 आ गया। यानी कि 137 इस सीरीज का 28वां टर्म होगा। आप फॉर्मूला पता है तो ही आप ये कर पाओगे, अदरवाइज इस पूरी सीरीज को लिख के आप चेक करने का समय आपके पास नहीं है। बोलो भाई साहब, क्या आपको हमारी बात समझ में आई? ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी ना। इतनी आसान सी बात थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अच्छा, ये आगे चले, यहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, इसी में आपको समझाता हूं। हमने आपके सामने क्या बोला कि अगर किसी सीरीज का लास्ट टर्म आपको निकालना है तो ये होगा। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूं कि एक समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, पदों की संख्या क्या होगी, कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। अगर प्यारे स्टूडेंट्स ए को इधर ले आए तो ये हो जाएगा l माइनस ए बराबर, ये क्या है मेरे दोस्तों? n माइनस वन इंटू डी। यही है? आप बोलोगे हां जी सर। भाई साहब इस d को यहां से छुटाओ तो नीचे आ जाएगा भाग में, जो चीज गुणा में है वो बटे में आ जाएगी। तो ये माइनस वन जब इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे बच्चा पार्टी तो आपको पता चल गया। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको यह पता लगाना है कि उसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको घटाना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है उससे भाग करेंगे। बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो एक जोड़ना भूल जाते हैं, आपको एक जोड़ना पड़ेगा +1। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही समझ में आया, टन टना टन टन। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, सबसे आसान सवाल पूछूंगा आपकी जिंदगी का, ये बताओ 34 35 36 37 और ये जा रहा है यहां तक मेरे दोस्तों 93 तक, ये कितनी गिनती लिखी हुई है आपके सामने? 34 से लेकर 93 तक कितनी ये गिनती लिखी हुई है? ठीक है भाई, एक तो ये है कि आप गिन लो 34 35 36 37 38 39 40। दूसरा आप मुझे बताओ, देखो ये लगातार गिनती भी तो समांतर श्रेणी है, एक एक का अंतर नहीं है बच्चा, 1 1 1 1 1 1 के गैप पे हैं। आप बोलोगे हां जी सर,
लगातार इवन नंबर सम संख्याएं दो दो के गैप पे होते हैं, वो भी समांतर श्रेणी है। लगातार ऑड नंबर विषम संख्याएं दो दो के गैप पे होती है, ये भी समांतर श्रेणी है। तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कॉमन डिफरेंस एक का है, आप बोलोगे हां जी सर। हालांकि एक से भाग लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक जोड़ना भी पड़ता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा 34 है, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, एक जोड़ना भी पड़ता है। तो कितना आ गया? 60 आ गया। ये टोटल 60 गिनती आपके सामने लिखी हुई है, समझ में आया? तो लगातार गिनती काउंट करनी हो तो आखिरी में से पहली घटाओ और एक जोड़ दो, 60 गिनती है। ये तो मैंने बड़ी टुच्ची बात पूछी, पेपर में इतना नहीं आता। पेपर में सवाल आता है भाई साहब ये वाला करो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आपके सामने समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इसमें कितने पद हैं? पहला पद तो 7 है, 7 13 19, आखिर में 205। लास्ट टर्म क्या है? 205। पहला टर्म क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर यहां पे 6 का। 7 से 13 6 ज्यादा है, 13 से 19 6 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस है 6। तो इस सीरीज में कितने टर्म है भाई साहब? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे, अब देखो दिमाग में करा करो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 205 में से 7 घटाओ दिमाग में, 198 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 6। 6 से भाग करेंगे और +1, तो 6 से 198 कितनी बार जाएगा? 33 बार। और 33 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चा पार्टी? 34। तो इस सीरीज में स्टूडेंट कितने टर्म है? 34 टर्म है। समझ में आया? बच्चा कह रहा जहर कंसेप्ट। अरे भाई अभी तो कुछ भी जहर नहीं हुआ, तुम लोग पहले ही पीने लगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इट्स अ बेसिक कंसेप्ट। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब ये तो होगी पदवद काउंट करने का। अगली चीज आती है और आखिरी चीज भी यही आती है कि किसी समांतर श्रेणी में मेरे प्यारे भाई उसका योग कैसे निकालेंगे। समांतर श्रेणी आपके सामने दी हुई है, उसमें काफी सारे पद होंगे, उनका योग आपसे एग्जामिनर पूछता है, योग कैसे निकालेंगे। जल्दी बेसिक से आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने संख्या लिख लेता हूं मेरे दोस्तों, 9 13 और कितने का है? 4 ले लेते हैं ना, ठीक है। 17 21 25। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो ये क्या है बच्चों? एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। मैं आपको एक टेक्निक और बताना चाहता हूं। किसी भी समांतर श्रेणी में स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहला, स्टार्टिंग से पहला और आखिरी से पहला जोड़ो, स्टार्टिंग से दूसरा और आखिरी से दूसरा जोड़ो। अब ये तो बीच में आ गया ना, इसका तो कहीं लेंगे ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ये बराबर होगा। स्टार्टिंग से nth टर्म और आखिरी से nth टर्म का योग करेंगे, हमेशा बराबर आएगा। स्टार्टिंग से पहला प्लस आखिरी से पहला जोड़ेंगे, ये भी 34 है। स्टार्टिंग से दूसरा आखिरी से दूसरा जोड़ेंगे, ये भी 34 है। ये सीरीज अगर आगे भी बढ़ाई जाए तो स्टार्टिंग से तीसरा आखिर से तीसरा उनको जोड़ेंगे तो भी 34 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सवाल इस कंसेप्ट से बहुत इजीली हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ जरा इन संख्याओं को जोड़ के क्या आएगा मेरे दोस्तों, इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा मेरे प्यारे भाई? योग। आपके सामने मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, मैं आपसे पूछता हूं इनका योग क्या होगा मेरे प्यारे भाई। एक तो रास्ता यह है कि आप इनको बच्चे की तरह जोड़ो, बालक की तरह जोड़ो, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आप एवरेज निकालेंगे, औसत, औसत क्या होता है भाई? ये 5 संख्याएं हैं, इन सभी को जोड़ो, 5 की 5 संख्याओं को, और 5 से भाग लगाओ, तो जो आएगा वो औसत कहलाता है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होती है। जो नंबर बिल्कुल बीचों बीच में होगा मेरे प्यारे भाई, वो समांतर श्रेणी का एवरेज होता है। एवरेज, मिडिल नंबर इज एवरेज। किसी भी समांतर श्रेणी में जो बिल्कुल बीच में टपक गया वही उसका औसत हो गया मेरे दोस्तों। और औसत जो होगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 मेरे प्यारे भाई। दिखाई दे रहा है? 9 + 25 34 बटे 2। या फिर स्टार्टिंग से दूसरा
प्लस आखिरी से दूसरा बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। तो आपको अगर इस सीरीज का योग निकालना है मेरे प्यारे भाई, कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का योग निकालना है तो औसत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर पहला टर्म 9 है, आखिरी 25 है, औसत होगा पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दीजिए कि समांतर श्रेणी है, ये आ गया औसत। ये संख्याएं हैं कितनी? 5 संख्याएं, तो 5 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। तो क्या ये डायरेक्ट इन सभी का योग नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर योग तो आ गया, मजा आ गया दोस्त। तो 9 + 25 34, 34 बटे 2 17, और 17 की 5 से गुणा करेंगे 85, तो ये 85 इनका योग आ गया। आपको बालक की तरह जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपने कभी इस बात को गहराई में जाके नहीं सोचा होगा कि अगर आपके पास एक समांतर श्रेणी इस प्रकार से लिखी हुई है a + d, a + 2d, और ये चलती जा रही है, आखिरी में मेरे दोस्तों जो है वो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म है। लास्ट टर्म ही जो है वो आपका nth टर्म है। इस सीरीज में टोटल n ही टर्म है। अगर मुझे मेरे दोस्तों इस सीरीज में कितने पद हैं? n पद हैं। n पद हैं। अगर मुझे इस सीरीज के n पदों का योग निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे सर ये एक समांतर श्रेणी है, काहे को टेंशन ले रहे हो? s का मतलब होता है सम, n लिख रहा हूं मतलब n पदों का सम। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप निकालो एवरेज। एवरेज क्या आएगा? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दीजिए। ये हो गया इस सीरीज का एवरेज, औसत। इस सीरीज में कितने पद हैं? टोटल n पद हैं, n से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो यही आ गया मेरे दोस्तों n पदों का योग। आज तक तोते की तरह रट लिया, तुमको पता भी था कि कारण क्या है। यही फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है n बटे 2 a + l, n बटे 2 a + l। बोलो हां की ना? n बटे 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कहां से आया? एवरेज के कंसेप्ट से आया था भाई साहब ये। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो मेरे दोस्त। ये बच्चा बड़ा गुस्सा हो रहा है, कह रहा है सर टेलीग्राम पे पीडीएफ विद सॉल्यूशन दिया करो। अच्छा ठीक है मनीष कुमार, मान लिया आपकी बात। ठीक है, ठीक भाई, हम 2-3 लोग ही काम करने वाले, 50 लोगों की टीम नहीं बिठाई है भाई हमने, पर कोशिश करूंगा मैं दूंगा आपको, चिंता ना करें। आप बोलोगे सर अगर एलवा पद ही ना पता हो, लास्ट टर्म ही ना पता हो तो कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में अगर n ही पद है तो जो लास्टवा टर्म होगा वो nth टर्म होगा, और nth टर्म की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया है a + n - 1 × d। बोलो 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 बोलो। अगर मेरे प्यारे बालक मैं यहां पे L की जगह, सुनना मेरी बात को, अगर हम यहां पर L की जगह क्या रख देंगे? ये रख सकते हैं, है भी, L की जगह ये रख सकते हैं a + n - 1 × d। आप बोलोगे हां जी सर रख सकते, आपका राज है, मोदी जी से आपके डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो n बटे 2, तो आप मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या आ गया? a + a हो गया बच्चों 2a, a + a 2a हो गया, और ये क्या बचा? n - 1 × d। यही है बड़का वाला फॉर्मूला। रट्टाबाज, आज आपको समझ में आया कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और आपको अगर उसके n पदों का योग निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, तो क्या कंसेप्ट लगेगा? तो आप कहोगे सर कंसेप्ट है n बटे 2 2a + n - 1 × d। बोलो हां, समझ में आया भाई साहब? ठीक है भाई, यहां पे मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं बड़े ही प्यार से। ठीक है, और भी इसमें बहुत ही गहरी जानकारी है, जिस सवालों के शॉर्टकट भी मैंने यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये रहा सम का फॉर्मूला n/2 a + l, n/2 2a + n - 1 × d। लेकिन कहां से आया हमने आपको वो भी समझाया। अब क्या सवाल करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस पे बेस सवाल कर सकते हैं तो जरा मुझे करके बताइएगा जरा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाओ, इसमें पानी करो यार। अरे मजा आया तो अब वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें भाई सारे लोग।
इफ यू आर enjoying देन डू करिंग लाइक विद योर अंगूठा। आपके सामने एक सीरीज दी है, बताओ इसमें पदों की संख्या क्या है। यदि इसके पदों का योग 300 है, इस सीरीज के अगर सम 300 है, तो बताइए इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। जवाब देंगे जंबूरे, बताओ। तो आप कहेंगे सर जी ये सब क्या है, डरावना लग रहा है। आप जानते हैं कि सीरीज का जो पहला टर्म है वो 20 है। अब आप कहो सर ये सीरीज तो बड़ी अटपटी सी लग रही है। बेटा ये समांतर श्रेणी है। 20 से 19 सही 1/3 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 2/3 कम है भाई। अच्छा 19 सही 1/3 में से 18 सही 2/3 कितना कम है? 19 से 18 घटाएंगे 1 आएगा, 1/3 में से 2/3 -1/3, 1 - 1/3 यानी कि मेरे दोस्तों ये 2/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मेरे दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस है बच्चे, वो -2/3 है। कॉमन डिफरेंस समझ में? कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कि किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को घटा दो। nth टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो। है भाई, बताओ क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो -2/3 है। इससे आपको देख के डरना नहीं। 19 से 1/3 में से 20 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो -2/3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस -2/3 है। पूछा इस सीरीज में कितने टर्म हैं। यदि इसके पदों का योग मेरे प्यारे भाई 300 है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा। अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया, 1 सेकंड पहले दिख रहा है कंसेप्ट, केवल आपको इसमें वैल्यू लिखना है। ठीक है भाई? तो आप जानते हैं कि 300 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, n/2 ब्रैकेट में 2a। 2a का मतलब क्या है बच्चों, पहला टर्म 20 है, 20 दूनी 40 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से -2/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 40 अंदर 2 से काट लेंगे ना, 20 बार चला जाएगा और ये आपका 1 बार चला जाएगा। ठीक है भाई? तो 300 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर इक्वल टू n। यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, जब 3 की 20 में गुणा होगी 60 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा 61। 3 की जब मेरे दोस्तों यहां पे और ये +n रहेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, -n। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। कैची गुणा करेंगे 3 की 20 में 60 हो जाएगा, -1 ये +1 हो जाएगा, तो 60 और 1 61, -1 की n में गुणा करेंगे -n। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर बच्चों इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराओ, ऑप्शन से। अच्छा ये /3 है ना, /3, ये जो /3 है इसकी इधर भी गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 300 900, 900 हो गया। तो भाई मेरे, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो या फिर ऑप्शन से संतुष्ट कराओ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। /3 है ना, 3 की इधर गुणा होगी, 300 900। और दिमाग में कैलकुलेशन करने की आदत डालिएगा। क्या 25 सेटिस्फाई करता है? n की जगह 25 रखूंगा और 61 - 25 कितना होता है, 36। और हर कोई जानता है कि 25 × 36 900, 25 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं n की जगह 36 रखूंगा तो 36 × 61 में से 25 घटाएंगे तो 36 आता है, तो 36 × 61 में से आप मेरे दोस्तों 36 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो 36 × 25 ये भी 900। तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, 25 भी और 36 भी। तो इस सवाल का जो आंसर है सी ऑप्शन है। मतलब ये एक स्पेशल सीरीज है, चाहे इसके 25 पदों का योग निकालो, चाहे इसके 36 पदों का योग निकालो, दोनों का योग ही 300 आएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है दोस्त, अगर कभी भी ऐसी कुछ सिचुएशन फंस जाए तो डोंट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके सामने ऑप्शन है तो ऑप्शन का सहारा लगाओ ना। ये तो आपने कर लिया है, यहां से n की गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण नहीं सॉल्व करना। दोनों ऑप्शन 25 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 36 भी, तो ये दोनों ही आंसर हैं। समझ में आया? बहुत प्यारा सवाल था, हर बच्चे को क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर चौथा।
और इतना प्यारा सवाल आपने जिंदगी में पहले नहीं किया होगा। 2017 मेंस के पेपर में बच्चों ये सवाल आया था और उस टाइम के हिसाब से बच्चों को कठिन लगा था वो कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये अतरंगी सी सीरीज है लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है। बोला यदि a बराबर 1 - 10 प्लस 3 - 12 प्लस 5 - 14, ठीक है भाई, प्लस 7 माइनस होना चाहिए भाई, यहां पे प्लस 7 माइनस समथिंग, इस तरीके से चलता जाएगा। ये 60 पदों तक है। तो आपसे पूछा है a का मान क्या है, a की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने सवाल है। देखो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे बच्चों तो दो दो सीरीज चल रही हैं। ये कुछ पैटर्न तो लग नहीं रहा। एक तो ये चल रहा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। आप बोलोगे हाँ जी सर दो दो बढ़ता जा रहा है। एक ये लग रहा है कि सर 10 से 12, 12 से 14, फिर 14 से आगे 16 होगा, ये भी दो दो बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे क्या करते, 90% बालक इन दोनों सीरीज को पकड़ लेते हैं और दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, बस वही काम खराब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे सवाल को सेकंड्स में उड़ा दोगे। जब भी 2 या 3 को मिक्स किया जाए तो भाई उनको प्यार करवा दो। अगर मैं दो दो टर्म को प्यार करवाऊं तो ध्यान से देखिएगा 1 - 2 कितना आएगा, -9। कितने पदों का योग निकालना है, 60 पदों का। 3 - 12 कितना आएगा बच्चों, -9। हर दो टर्म को मिला के ध्यान से देखो, 5 - 14 कितना आएगा, -9। आगे भी मेरे दोस्तों यहां पे 16 होने वाला था, 7 - 16 भी कितना आएगा, -9। हर दो दो टर्म को मिला के बच्चों कितना आएगा, -9 आएगा, हर दो दो टर्म को मिला के। अच्छा इस सीरीज में टोटल टर्म कितने थे, 60 टर्म थे। दो दो का पेयर बना दोगे तो जोड़े कितने बनेंगे, 30। यानी कि -9 -9 -9 कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। तो योग कितना होगा, -270। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। मजा आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा ये जो सवाल है, कल मैंने आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, बेस्ट सवाल सीएचएसएल 2022 के, उसी में एक ऐसा सवाल था, बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, मैंने थोड़ी अपनी और क्रिएटिविटी लगाई है। बताइए जरा, फाइंड इस सीरीज का मान निकालो मेरे प्यारे भाई 99 टर्म्स तक। जवाब दीजिएगा। बहुत ही खतरनाक है, आपके सामने खतरनाक सी सीरीज दी है। इसमें कितने टर्म है बच्चा, 99 टर्म्स है। 99 टर्म्स तक का आपको योग निकालना है। तो प्लस माइनस प्लस आपको दिख रहा है। देखो बच्चे सोचेंगे 3 सीरीज है, 5 से 7, 7 से 9 ऐसे चल रहा है। दूसरी भी पकड़ लोगे, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। 8 से 11 3 का गैप है, 11 14 3 का गैप है। अच्छा तीसरी भी दिखाई देगी, ध्यान से सुनिएगा। 13 से 17 4 का, 17 से 21 4 का। 3 सीरीज यहां पे चल रही हैं। पर हमने अभी आपको क्या ट्रिक सिखाई, सीएचएसएल के पेपर में ऐसा सवाल आया था पर वो इसका इजी वर्जन था। कंसेप्ट यही है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 सीरीज चल रही है तो 3 टर्म्स को प्यार करवाओ मेरे दोस्तों। आप यहां पर ये बताओ कितना हो गया, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो 5 और 13 18 - 8 10, ये 10 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ ये कितना हो गया, बताइएगा। 7 - 11 ये -4, 17 में से 4 घटाएंगे मेरे दोस्तों 13, ये 13 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए ये वाला 21 9 30, 30 - 14 मेरे दोस्तों कितना हो गया, 16। यही आगे चलता जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो खुद एपी बन गई, ये तो खुद समांतर श्रेणी बन गई। 10 13 3 का गैप, 13 16 3 का गैप, ये तो फिर से समांतर श्रेणी बन गई। अगर इस सीरीज के 99 टर्म्स थे, इस वाली सीरीज में हमने 3 लोगों को आपस में बिठा दिया, ठीक है, 3 लोगों को आपस में बिठा दिया, तो ये जो सीरीज बन के आएगी इसमें तो 99/3 33 टर्म ही रह जाएंगे। अरे 3 लोगों का जोड़ा बनाओगे, 99 टर्म्स आपके पास हैं तो 33 टर्म रह जाएंगे। यानी कि आपको केवल ये निकालना है। और तो बेसिक सवाल बन गया बच्चा, समांतर श्रेणी का योग निकालना भी समझा है। 33 टर्म्स का n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a का मतलब मेरे प्यारे भाई 10 दूनी 20 प्लस n - 1, 33 - 1 32। कॉमन डिफरेंस कितने का, यहां पे 3 का कॉमन डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 33 गुणा कितना आएगा मेरे दोस्तों, 32 या 96 प्लस 20 116, 116 को 2 से भाग करेंगे तो 58। 33 गुणा 58 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एंड में 3 8 24 4 आएगा, ये उत्तर है।
केवल इकाई का अंक मैच कर लेंगे। हैं, मजा आया कि नहीं आया? केवल आपको यह सीखना, इसको तो सभी बच्चे कर लेंगे। अब सीचसल में सवाल आया, देखो मैंने उसको मॉडिफाई करके कितना अच्छा सवाल बनाया, रेलेवेंट है, और फ्यूचर में एग्जामिनर मेरी वीडियो देखेगा तो फिर से ऐसा ही बनाएगा। समझे कि नहीं? आगे चलते हैं, ठीक है। ये बताइएगा, ये वाला सवाल आया बेटा सीजीएल 2022 के प्री में, बता दो इसको, कर दो। बहुत सारे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे मौज ले रहे हैं ना, बस समझ में आ रहा है ना सबको। 1 घंटे ही पढ़ाएंगे बस, जितना होएगा। 100 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95। आप कहोगे सर 1 प्लस 1 माइनस, वो भी स्क्वायर में कैसे करें, तंग कर रखा है इसने। देखिए हर कोई बालक इस बात को जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये एलजेब्रा का कंसेप्ट है, पर यहां पे इस्तेमाल होगा, और बिना इसके सवाल नहीं होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अब हमें आपकी बात पकड़ में आई, हम देख पा रहे हैं। आप बच्चों हमें ये बताओ स्टूडेंट्स, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा। और आपको नहीं लगता प्यारे बच्चे है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि ये जो ए माइनस बी, ये जो 100 माइनस 99, ये तो 1 बन गया, ये तो 1 बन गया, और 1 की किसी में गुणा करते रहो क्या फर्क पड़ता है? यानी कि इसका मतलब केवल 100 प्लस 99 है। समझे? तो बिल्कुल डिट्टो इसी प्रकार से आपने ऑब्जर्व कर लिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मेरे दोस्तों 98 प्लस 97। आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब तो इसका यही होगा फिर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए माइनस बी 1 हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे भाई, इसी प्रकार से इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका मतलब होगा फिर से ए प्लस बी, यानी कि 96 प्लस 95, और ये सीक्वेंस चलता ही चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है, रोक सको तो नहीं रुकेगा। और आखिर में क्या है? 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों 12 प्लस 11 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आखिरी में मतलब क्या होगा बच्चों? 12 प्लस 11। तो यानी कि एक्चुअल में सवाल ये था, और आपको ये बना के दे दिया। कितना दुष्ट है एग्जामिनर। और आपको इसको जोड़ना है, तो आपको नहीं लगता ये तो सीधी सीधी गिनती है, 11 12 13 14 15 है, और कहां तक 100 आ रही हैं। मुझे केवल गिनतियां जोड़नी है, ये भी समांतर श्रेणी है, एक एक का गैप है। अच्छा ये गिनती है कितनी? जवाब दो। 11 से लेके 100 तक कितनी गिनती होती है? अभी सिखाए 90। लास्ट में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, 90 गिनती टोटल है मेरे प्यारे भाई। तो आपको मेरे दोस्तों 90 पदों का योग निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। समांतर श्रेणी एवरेज क्या होगा? फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, 100 प्लस 11 बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा ना। n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। या फिर आप वो भी कह सकते हैं कि 90 टर्म्स हैं, एवरेज क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो 90 टर्म्स हैं, एवरेज से गुणा कर दो, मतलब 1 ही हुआ। तो 2 से 90 45 बार जाएगा। तो बच्चों हर कोई जानता है कि 45 गुणा 111 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी होगा, देखो एंड में तो 5 आएगा। ठीक है बच्चों, 9 से ये वाला ऑप्शन तो नहीं कटेगा, ये उत्तर है। प्री का सवाल एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको समझा रहा हूं, सारे बच्चे इसको पकड़ पाए हैं? यस और नो करके बता दीजिएगा। क्लियर सभी भाइयों को? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये देखो, ये कोई सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल है जो बच्चों को करवाना बहुत जरूरी है, दिमाग खुलता है। देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 2। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग जरा निकालो जिन्हें 5 से भाग करने पर शेषफल 2 रहता है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं मेरे दोस्तों जिनको 5 से भाग करें मेरे प्यारे भाई तो शेषफल 2 आना चाहिए? आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ऐसी तो अनंत संख्याएं। सपोज मेरे दोस्तों आपका कोशेंट जो है वो k है,
जो भागफल जाएगा वो k जाएगा। तो संख्या की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी मेरे प्यारे भाई। इस रूप में लिखी हुई जितनी भी संख्याएं 5 से भाग करो, हमेशा 2 रिमाइंडर आएगा, लेकिन आपको 2-2 अंकों की लेनी है। तो k की जगह 2 रखूंगा, तो 2 पंजे 10 दूनी 12, 12 को 5 से भाग करो 2 आता है। k की जगह 3 रखूंगा, 3 पंजे 15 2 17, k की जगह मेरे दोस्तों 4 रखूंगा, 4 पंजे 20 और 2 22। ये सभी वो संख्याएं आती चली जाएंगी मेरे प्यारे भाई जो 5 से भाग करके 2 शेषफल देंगी। और सबसे आखिरी में कौन सी होगी, मुझे 2 अंकों की रखनी है, 100 से छोटी रखनी है। तो सबसे आखिरी में कितना होगा मेरे दोस्तों, 20 तो रख नहीं सकता, 20 रखूंगा तो 3 अंकों की हो जाएगी 19, 19 पंजे 95 और 2 97। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वो सभी संख्याएं हैं जिनको जरा 5 से भाग दें तो 2 शेषफल बचता है। आप बोलोगे हां जी सर ये हुई ना बात, कौन तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है। 12 17 22 आपको इन सब का योग निकालना है। योग तो आप निकाल लोगे, जरा मुझे बताओ ये संख्याएं हैं कितनी, कितनी संख्याएं मेरे प्यारे भाई, 5-5 का गैप है, कितनी संख्याएं। तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म आप घटाएंगे, 5 से भाग करेंगे और ये +1 यानी कि 17 और 1 18। तो ये 18 संख्याएं हैं टोटल। सवाल इतना भी बन सकता है कि कितनी संख्याएं, 18 संख्याएं, इनका योग आपको निकालना है। तो n/2 a + l, a + l का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप बोलोगे हां जी सर 12 + 97 कितना हो गया, 109, 109। 2 से 18 मेरे प्यार भी 9 बार चला गया, तो 981। सवाल का आंसर है 981। सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है भाई, आसान सी बात थी, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये देखो एक और सवाल है आपके सामने मेंस 2017 के पेपर का, नंबर सिस्टम एपी जो मिक्स करके ये सवाल है भाई। जी 100 और 400 के बीच उन सभी नेचुरल नंबर का योग बताओ जो 13 से डिविजिबल है। और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ये और ये एक ही फैमिली के सवाल है, ये वाला और ये वाला। जैसे ये देखो 100 और 400 के बीच वो सभी नेचुरल नंबर का योग बताओ जो 13 से कटती हैं। 13 से कटने वाली वही संख्याएं लेनी है जो 100 से 400 के बीच में हो, और फिर आपको उनका योग भी निकालना है। तो आप 13 का पहाड़ा तो सब बालक जानता ही है ना, 100 से बड़ा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा, 104। 13 अट्ठे 104 मेरे दोस्तों, 13 सत्ते 91 होता है। अगला क्या होगा, 13 निम्मा 117, 13 दुसाम 130। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये वो सभी संख्याएं मेरे प्यारे भाई जो 13 से कटने वाली हैं। और 400 से छोटा लेना है, 400 से जस्ट छोटा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है, जवाब दो। 400 से जस्ट छोटा, दिमाग में सोचिएगा कौन सा नंबर ऐसा है जो 13 से कटता है। तो आप कहोगे सर 13 तिया 39 होता है, 1 0 लगा देते हैं, 390 है। सोचना पड़ेगा आपको, आप वो नहीं करोगे कि 400 को 13 से भाग दो, 10 शेषफल बचा फिर वो घटाओ, इतना समय नहीं होता इंसान के पास। 390 आ गया, आपको इन सब का योग निकालना है। कर लोगे या मुझे करवाने की जरूरत है? तो आपको पहले तो ये काउंट करना पड़ेगा कि ये संख्याएं कितनी है मेरे दोस्तों। तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, और कॉमन डिफरेंस यहां पे 13 का ही मिल रहा है, और ये आपका हो जाएगा +1। 390 में से 104 घटाने मत लगा करो, यहीं पे कट जाता है 30 मेरे दोस्तों, और ये 8, 30 - 8 22, और एक 23 टर्म्स है मेरे दोस्तों, 23 टर्म्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये 23 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। और शॉर्ट में बताता हूं, ध्यान सुनिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू कर दें, ये 13 का पहाड़ा है 8 बार, 13 अट्ठे 104, 13 का पहाड़ा है 9 बार, और आखिर में 13 का पहाड़ा गया है 30 बार, 13 तिया 39। तो 8 और 30 के बीच में कितने का गैप है, 22 का। 22 से एक ज्यादा होती हैं संख्या, 23 संख्याएं हैं ये, ऐसे सोचिएगा। तो आपके सामने जो संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई कितनी हैं, 23 संख्याएं हैं, और मुझे इनका योग निकालना है। तो योग क्या आएगा, n/2 ब्रैकेट में a + l, a + l का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 390 में जब 104 जोड़ेंगे तो 494 हो गया। ठीक बच्चों, कोई तकलीफ नहीं। और 2 से 494 काटेंगे तो 247, 23 × 247।
3 सत्ते 21 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा, 1। समझ में आया भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। उसके बाद 2 ऑप्शन में आप फंस गए। अब आपके पास या तो सीधी सीधी गुणा कर लो, या फिर मेरे प्यारे भाई यहां पे डिजिटल सम आप लगा लो तो ज्यादा बेटर है। तो डिजिटल सम मैं लगा लेता हूं, 3 2 5, 5 चौक 20, 2 आ गया मेरे दोस्तों डिजिटल सम। और यहां पे 6 5 11, 2 डिजिटल सम है। जिन बच्चों को डिजिटल सम की ही जानकारी नहीं है वो हमारी छोटी सी वीडियो सर्च करें यूट्यूब पे डिजिटल सम, तो ऐसी जो कैलकुलेशन एड में फंसती है वो आप सेकंड में निपटा सकते हो बिना गुणा करे। आपको केवल सवाल का जल्दी आंसर लाने से मतलब है, वो कैसे भी आए, साम दाम दंड भेद, बात खत्म। अदरवाइज आप सीधी गुणा कर लो, किसने रोका है? दाम की बात? कौन सा दाम? आगे चले, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई को। ये सब लेटेस्ट सवाल हैं प्री के। बताइएगा। द सिक्स्थ एंड, अरे बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 19 है, 17वां पद 96 है, तो 25वां पद बताओ। बहुत जबरदस्त सवाल है और ऐसे सवाल परीक्षा में भर भर के आते हैं, ध्यान से सुनेगा। आप जानते हैं कि मैंने मान लिया ये सवाल तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना पता हो, तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। अब ध्यान सुनेगा। सीरीज का छठा टर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर a प्लस 5d, ये होगा छठा टर्म। a प्लस 6 - 1 5 होता है, इसकी वैल्यू सवाल में 19 दे रखी है। सीरीज का 17वां टर्म क्या है? तो आप कहोगे सर a प्लस 16d। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और उसकी वैल्यू सवाल में आपको 96 दे रखी है। आपसे पूछा है सीरीज का 25वां पद, ठीक है भाई, तो आपको 25वां पद आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्लियर लॉजिकली समझिए। अगर आप इसमें से इसको घटाओ मेरे प्यारे भाई, तो आपको नहीं लगता 16 - 5 11d आएगा? और इसमें से इसको घटाओ मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 77 आएगा। तो आप जानते कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7, 11 7 77। आपको निकालना है 25वां पद, तो 25वां पद क्या आएगा? a प्लस 24d, 25 - 1 24 होता है। अब बच्चे क्या करेंगे? अब यहां से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इतना टाइम थोड़ा ना है आपके पास, आप लॉजिकली सोचो। मेरे पास a प्लस 16d ऑलरेडी है, मुझे 24d चाहिए, तो जरूरत किसकी है? 16 से अगर 24 पे जाना है तो जरूरत किसकी है? 8d की जरूरत है मेरे दोस्तों, 8d की। तो मैं इसमें 8d ऐड कर दूंगा। आप अगर d का मान 7 है तो 8d कितना होगा? 56। तो 96 में मैं केवल 56 ऐड करूंगा मेरे दोस्तों, कितना आ गया? 152। 152 इस सवाल का आंसर है भाई मेरे। समझ में आया? ये सॉल्यूशन हर एक जनता को समझ में आया होगा, फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सॉल्यूशन को करना क्राइम है। ना तो ये आपको केवल किताबों में देखने को मिलेगा और आपको अपने कॉपी में देखने को मिल रहा होगा इस वक्त। आपको खुद सोचना चाहिए कि एक समांतर श्रेणी का 6वां पद 19 है, 17वां पद 96 है, तो 6वें से 17वें में पहुंच रहे हो, डिफरेंस कितने का है? 11 टर्म का। तो 11d बढ़ गया होगा मेरे दोस्तों, 11d बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? 6वें पद और 6वां पद 19 है, 17वां पद 96 है, तो कितना गैप कितने का है? 11 का। तो कॉमन डिफरेंस 11 बार बढ़ा होगा। बढ़ा कितना है? 19 से 96 हुआ 77 बार, तो कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों 7 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये दिमाग में कर सकते थे, ये लिखने की जरूरत क्या थी? अब आप कहोगे सर हमको तो 25वां पद निकालना है। आप बताओ, अगर मुझे 25वां पद निकालना है, मेरे पास 17वां पद ऑलरेडी है, 17वें पद से 25वें पे जाना है, तो आप मुझे बताओ कितना कॉमन डिफरेंस बढ़ेगा? अगर 17 से 25वें पद पे आपको छलांग मारनी है, 8 आगे आपको जाना है,
तो कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों 7 नहीं बढ़ जाएगा 7 बार। अगर आपको ये देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है मेरे दोस्तों, फर्स्ट टर्म, तो अगला टर्म क्या आएगा, डी जोड़ के आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर आपको तीसरा टर्म पता है मेरे प्यारे भाई, तो फर्स्ट टर्म में 2 डी जोड़ के आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चे, तो मेरे प्यारे भाई आपको यही तो बात समझनी कि अगर आपको 17वां टर्म पता है, 25 में आपको कूदना है, तो कितना कॉमन डिफरेंस यहां पे आपका 7 बार जो है, सॉरी 8 बार, सॉरी 8 बार, सॉरी 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। 17 से 25 में आपको पहुंचना है तो कॉमन डिफरेंस 8 बार जुड़ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 25 और 17 का डिफरेंस कितना है 8। तो यहां पे 17वां पर डायरेक्ट 96 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा 7 का, 7 अट्टे 56। 96 में जब आप 56 जोड़ेंगे तो 152 आ गया डायरेक्ट। समझ में आया? ये लिखना भी क्राइम है, ये सारी बात आप दिमाग में कर सकते थे। मजेदार है? ठीक है, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से करोगे। समझ में आया? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना लगातार तो धीरे धीरे आपके पास ये जनरेट होगी धीरे धीरे। ठीक है भाई, अभी ये आप एक दिन में राजा बन जाए ऐसा नहीं है। जो आपने बेसिक सॉल्यूशन किया वही सही है आज के हिसाब से। देखिए 2 सवाल मुझे आपको और बताने हैं, ये वाला करना जरा। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कितने बच्चों का माइंड इतना डेवलप हुआ कि ये सवाल खुद से कर पाए? एक समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योग 525 है, अगले 25 पदों का योग 725 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और जो बच्चे केवल फॉर्मूले के चक्कर में पड़े रहते हैं कि एपीआई दे फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ नहीं होता। ऑल इज लॉजिक। कम से कम फॉर्मूला लगा के सवाल किए जा सकते हैं अगर आप लॉजिक डेवलप करो। एक समांतर श्रेणी के पहले 25 पदों का योग 525 है। इसका मतलब क्या है कि T1 से लेके, T1 पहला टर्म, T2 दूसरा टर्म, T1 से लेके अगर आप 25वें टर्म तक जोड़ोगे तो 525 आता है। यह बात बोली गई है पहली लाइन में। दूसरी लाइन पे बोला अगले 25 पदों का योग 725 है। अगले 25 कौन से होंगे? 26 से लेके 26वां, 27वां, 28वां और आखिर में कौन सा जाएगा मेरे दोस्तों? 50वां। अगले 25 टर्म ये हो गए, इनका योग मेरे दोस्तों 725 है। आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। कॉमन डिफरेंस आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसमें से मेरे दोस्तों इसको घटाऊं, सिंपल सी बात, तो प्यार से नहीं कर सकते क्या आप लोग? 26वें टर्म में से पहला टर्म घटाओगे, 26वें टर्म और पहले टर्म में कितने की आग लगी हुई है बीच में? 25। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितनी बार आया होगा? 25 बार आया होगा कॉमन डिफरेंस। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ। पहले पद से अगर 26वें पद पे छलांग मारनी है तो कॉमन डिफरेंस 25 बार जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर, बीच का गैप कितना है? 25। 27वें टर्म में से दूसरा टर्म घटाओगे, कॉमन डिफरेंस कितनी बार आएगा? 27 और 2 का गैप 25 है, 25 बार आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 28वें में से तीसरा टर्म घटाओगे, कॉमन डिफरेंस कितनी बार आएगा? 25 बार आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और यही चलता चला जाएगा कितनी बार? कितनी संख्याएं? 25 संख्याएं। तो ये होगा मेरे दोस्तों 25 बार। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 725 में से 525 घटाएंगे तो 200। ठीक, 25D 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 25 बार करोगे। 25 को अगर 25 बार जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 625। 25 गुणा 25 625। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 625D बराबर 200 है मेरे प्यारे भाई। ये किससे कटेगा? 25 से कट जाएगा 25 बार, और 25 अट्ठे 200 8 बार। तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 8/25 है, और यही सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। इतना बेहतरीन सवाल है, बस आपको ये तो समझना है कि किसी पद से डायरेक्ट अगर आप किसी पद पे कूद रहे हो तो जितने का मेरे दोस्तों अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस उतनी ही बार जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? चले दोस्तों ये बताइएगा,
यदि किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद का 4 गुना 18वें पद के 18 गुने के बराबर है तो 22वां पद ज्ञात करिए। देखो, ये आप कहीं भी समांतर श्रेणी पढ़ोगे, चाहे एनसीईआरटी में, चाहे हमारी कंसेप्ट किंग की बुक पढ़ोगे, तो ये डायरेक्ट थ्योरम है और इस पे 2 से 3 बार एसएससी में डायरेक्ट सवाल आया है। आपको इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप सॉल्व करोगे, हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है अगर वो बनाना शुरू करे, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है, 2-3 बार सवाल आया हुआ है, तो आप इसको सेकंड्स में निपटा सकते हैं। अगर किसी भी समांतर श्रेणी के mth टर्म का m गुना, किसी भी समांतर श्रेणी के mth टर्म का m गुना अगर बराबर है nth टर्म के n गुने के, जैसा कि यहां पे बोला गया इस सवाल में दिख भी रहा होगा, किसी भी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना अगर nवें पद के n गुने के बराबर है, कभी भी ऐसा दिया गया है तो आपसे एक ही चीज पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, m प्लस nवां टर्म जो होगा वो हमेशा 0 होगा। m प्लस nवां जो टर्म होगा वो हमेशा 0 होगा। क्लियर? ये थ्योरम हमने अपनी किताबों में भी दी है। आप इस सवाल को बनाओगे तो आप में से सारे बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं, बस फर्क ये होगा कि एक पेज का सॉल्यूशन जाएगा। ये ठीक है, ये अकेली एक थ्योरम है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कंसेप्ट किंग में क्वेश्चन दिया हुआ है। अरे ठीक है भाई, अगर किसी, जैसे यहां पे देखा, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद का 4 गुना 18वें पद के 18 गुने के बराबर है तो 22वां पद क्या होगा? 4 + 18 22 है, 22वां पद 0 होगा। बस समझ में आया आप सभी लोगों को? कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। जी, ये बताइएगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। अरे यदि एक समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग 50 है, पहले 200 पदों का योग 90 है, तो श्रेणी के 300 पदों का योग ज्ञात करिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल है और मैं कहूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज तक का जितने भी सवाल पूछे गए उनमें वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करोगे ए और डी मान के, तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में, कम से भी कम 5 मिनट। कि माना पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, पहले 100 टर्म का फॉर्मूला लगाओ, अगले 200 टर्म का फॉर्मूला लगाओ, फिर 300 पदों का योग निकालो, जीवन आपका इसी में निकल जाएगा फॉर्मूला लगाने में। ये सवाल बार बार आता है, मैं इसको पहले से ही करवाता रहता था, है ना, एग्जाम में आने से पहले से ये टाइप में करवाता रहता था। इसकी हमने एक अलग से शॉर्ट्स भी बनाई। बोला है एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है। ध्यान सुनिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी के अगर पहले 100 पदों का योग आप निकालेंगे तो 50 होगा, 50। पहले 200 पदों का योग 90 है। अगर पहले 200 पदों का योग 90 है तो भाई अगले 100 पदों का योग कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अगले 100 पदों का योग, तो आप कहोगे सर अगले 100 पदों का योग 40 होगा, क्योंकि 50 + 40 90 है। पहले 100 टर्म का योग 50 है, अगर पहले 200 टर्म का योग है 90 है, तो अगले 100 टर्म का योग 40 होगा ना, 50 + 40 90 है। समांतर श्रेणी में केवल टर्म में ही कॉमन डिफरेंस नहीं होता, सम में भी कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगले 100 टर्म का योग क्या होगा, अगले 100 टर्म का जरा जवाब दो। ये टेक्निक पता है तो ही सवाल जल्दी कर पाओगे। समांतर श्रेणी में केवल टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, केवल उनमें ही कॉमन डिफरेंस नहीं होता, योग में भी होता है। पहले 100 टर्म का योग 50 है, अगले 100 टर्म का 40 है, अगले 100 टर्म का बताओ जरा। तो आप कहोगे सर ये 50 से 40 तो 10 कम हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां भी 40 से दोस्तों 10 कम हो जाएगा, यानी कि 30, यानी कि अगले 100 टर्म का योग 30 होगा। ये सवाल भी बन सकता है। अगर सपोज सीजीएल में सवाल डालने लगा और आपसे ये पूछ लेगा बताओ अगले 100 टर्म का योग क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे 30। पूछा है 300 पदों का योग,
तो पहले 100, अगले 100 और आखिरी के 100, 300 पदों का योग हो गया 50, 40, 90 प्लस 30, 120। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का आंसर आपको लाए के दिखाए। ठीक, मुझे लगता है कि यह बात सभी बच्चों को आसानी से समझ में आई होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 5-6 क्वेश्चन में अलग से सीट में भी दूंगा, उनको आप सॉल्व करिएगा। हम आगे चलेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट इसी में आएगा ना, हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में लिख देंगे इसको ज्यामितीय श्रेणी, ये थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी ठीक वर्ड होगा। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिए सबसे ज्यादा पेपर में जो सवाल आते हैं ना बच्चों, वो एपी से ही आते हैं, एपी के ही क्वेश्चन आते हैं। जीपी एचपी के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, पर जितने भी आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो करवाऊं। ध्यान सुनेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है मेरे दोस्तों? एक ऐसी सीरीज जिनके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का रेशियो बराबर रहे। बात सुनना मेरे प्यारे भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो लगातार टर्म का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंस बराबर होता है। यहाँ पे दो लगातार टर्म का रेशियो बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने लिखी है एक सीरीज, ये सीरीज का पहला टर्म है, ये सीरीज का दूसरा टर्म है, ये सीरीज का तीसरा टर्म है, ये सीरीज का चौथा टर्म है। आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा। 4 से अगर 12 पे जा रहे हैं तो 3 गुना हो गया है, 12 से 36 पे जा रहे हैं तो 3 गुना हो गया है, 36 से 108 पे जा रहे हैं बच्चों तो 3 गुना हो गया है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है। तो यही, इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यार में कॉमन रेशियो, हिंदी में सर्व अनुपात, सामान्य अनुपात। तो अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से भाग देना होगा, T2/T1। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भी, और कॉमन रेशियो जो होगा किसी भी टर्म को, nth टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से आपको डिवाइड करना है। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो सीरीज क्या होगी? सुनना, पहला टर्म ए है, कॉमन रेशियो अगर आर है तो मेरे दोस्तों अगला होगा ए गुणा आर। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर अगला क्या आएगा? कॉमन रेशियो आर से गुणा होती जाएगी ना, ए आर में फिर से आर से गुणा करेंगे, ए गुणा आर स्क्वायर, आर से गुणा होती जाएगी, कॉमन रेशियो बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी में। फिर मेरे प्यारे भाई यहां पर हम आर से गुणा करेंगे, ए आर क्यूब, फिर आर से गुणा होगी ए आर क्यूब, और यही सीरीज आगे चलती चली जाएगी। तो मैं आपसे पूछूं इस गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म क्या होगा, nवां पद क्या होगा? जवाब दो। अगर आपके सामने गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका nवां पद क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो पता चलेगा कि पहले पद में आर है ही नहीं, आर की पावर 0 है पहले पद में, लेकिन दूसरे पद में ध्यान से देखोगे तो आर की पावर 1 है, तीसरे में आर की पावर 2 है, चौथे में आर की पावर 3 है। तो अगर मुझे nवां पद निकालना है तो उसमें आर की पावर क्या होनी चाहिए? 1 कम होनी चाहिए, यानी कि n-1। समझ में आया सभी बच्चों को? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा वो a इंटू आर की पावर n-1 होगा। ठीक है भाई, सेम ही है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सारे फॉर्मूले जो है इस स्टैंडर्ड सीरीज को लिख के ही बनाएंगे, सब कुछ परिभाषा से ही पैदा हुआ है, परिभाषा से ये आया, एग्जाम्पल से ये बनाया, इससे फॉर्मूला आया। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अगर किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में अगर लास्ट टर्म n है, Tn है, तो यही हो जाएगा लास्ट टर्म, a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है, आगे चलेंगे। तो यहां तक ये इसमें ये आगे कटिंग नहीं करेगा। ओके ओके, यहां पे है अब ये। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे की पीडीएफ नहीं लग पाई अभी यहां पे, आगे ध्यान से सुनना।
तो मैंने आपको बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का जो लास्ट टर्म होता है वो a इंटू आर की पावर n-1 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है Sn, तो n पदों का योग कितना होगा मेरे प्यारे में? मैं डायरेक्ट कंसेप्ट लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। बात समझे? किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का जो फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। नाउ अब एक स्पेशल सीरीज भी बनती है मेरे प्यारे भाई, जिसको आप ध्यान से समझिएगा, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ध्यान सुनिएगा, मतलब एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जो अनंत तक जाती है। बच्चों, एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जो अनंत तक जाती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे कि 1/4, 1/16, 1/64, 1/256 और ये आगे चलती जा रही है मेरे दोस्तों अनंत तक। ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज। अगर किसी इनफाइनाइट जीपी सीरीज के, ध्यान सुनेगा, अगर कॉमन रेशियो मेरे प्यारे भाई 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज के अनंत पदों का योग जो होगा वो अनंत होगा। समझ में आया? लेकिन अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी ऐसी है जो अनंत पदों की है, उसका कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है, तो उसके अनंत पदों का जो योग होगा वो a/1 - होगा। डायरेक्ट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद हैं, तो अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो अनंत पदों का योग इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो अनंत पदों का जो योग होगा वो a/1 - r होगा। अब आपको समझ ही नहीं आया ये बात क्या है? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक गुणोत्तर श्रेणी 1, 3, 9, 27, 81 और ये आगे तक जाती जा रही है, अनंत पदों तक है। बताओ इसका योग क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 से गुणा हो रही है। 1 में 3 से गुणा होगी, 3 से 9 में 3 से गुणा होगी, 9 से 27 में 3 से गुणा होगी, 27 से 81 में 3 से गुणा होगी। अगर आप इसके अनंत पदों का योग निकालेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 27 जोड़ेंगे 40, 40 में 81 जोड़ेंगे 121, तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अनंत तक आप इसको जोड़ेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा हो गया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझा इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसके अनंत पदों का योग इनफाइनाइट होगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी है कि उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया 1, 1/4, 1/16,
1/64 इस तरीके से। और ये कहां तक जा रही है मेरे दोस्तों? ये अनंत तक जा रही है। बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां कॉमन रेशियो क्या है? 1 से छोटा है। 1/4 देखो 1 से 1/4 हो गया। 1/4 की 1/4 में गुणा करिए 1/16। 1/16 की 1/64 में गुणा करिए। 1/16 की 1/4 में गुणा करिए 1/64। तो कॉमन रेशियो 1/4 है और फर्स्ट टर्म यहां पे 1 है। तो इस सीरीज के अनंत पदों का योग निकाला जा सकता है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग अगर मैं आपसे निकालने के लिए कहूं तो क्या आएगा इस सीरीज के अनंत पदों का योग? तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो कितना है? 1/4। तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना होगा? 3/4। 3/4 जब ऊपर चला जाएगा तो 4/3 आएगा। तो दो अलग अलग केस यहां पर बनते हैं। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, सम अनंत हो जाएगा। कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, सम a/1 माइनस r होगा। समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं इसमें, चलेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वाला आप मुझे जरा बताइएगा। सवाल आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जीपी जो डायरेक्ट पेपर में आता है। 32 गुणा 32 की पावर 1/6 गुणा 32 की पावर 1/36 गुणा डॉट 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 इनफाइनाइट। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शर्ट्स करनी का भी सवाल है और सवाल जीपी का भी है। बताइए, ये सबसे आसान है। बताइए बच्चों, देखिए आप अच्छी तरीके से जानते कि गुणा में पावर जुड़ जाती है। मैं अगर आपसे कहूं a की पावर m गुणा a की पावर n, आप बताओ तो क्या होता है? पावर जुड़ जाएंगे, a की पावर m प्लस n। यही है। यहां पर भी तो बेस सबका 32 है, सभी का सेम 32 है। ये 32 की पावर 1 है, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। तो 32 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 1/6 प्लस 1/36 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक बच्चे चलता चला जाएगा। यही होगा। सवाल इतना लिख देता तो सारी दुनिया कर लेती, लेकिन ऐसे लिख दिया तो आपको डर लगने लग गया। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये क्या है बच्चों? यही तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अनंत टर्म का। और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? 1 से छोटा है, तो इसका सम आसानी से निकाला जा सकता है। इसका सम क्या होगा मेरे दोस्तों? फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो कितना है बच्चों? 1/6। 1/6 से गुणा हो रही है ना, 1/6 से गुणा, 1/6 की 1/6 में गुणा 1/36। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/6 है, तो सम कितना आ जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का? a/1 माइनस r। अच्छा बताओ, 1 माइनस 1/6 क्या होता है? 5/6। 5/6 जब ऊपर चला जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये हो गया मेरे दोस्तों 32 की पावर 6/5। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मुझे निकालना है। क्लियर? कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या नहीं है। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है दोस्तों। यानी कि 32 का अगर आप 5th रूट लोगे, 32 की पावर 1/5 करोगे तो 2 आता है। ये तो जानकारी होनी चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 की पावर 6/5 का मतलब भाई ये होता है, अगर आपको ना पता हो कि 32 की पावर 1/5 फिर उसकी भी होल पावर 6 करनी है। 32 की पावर 1/5 तो 2 है, 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो 64 इस सवाल का आंसर है। हालांकि आपको इतना अंदाजा होना चाहिए था कि अगर बेस 32 है तो 2 से मिलता जुलता ही आंसर आएगा, 2 की पावर में ही आंसर आएगा। 2 की पावर में केवल एक ही ऑप्शन था, डी। समझ में आया? बताइए बताइए बताइए, यस सर नो जवाब दो। जी, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट और लास्ट, ध्यान से सुनेगा और बड़े प्यार से समझिएगा। अगर आपने बात समझ ली तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है। अगर आपके पास 2 पॉजिटिव संख्याएं हैं ए और बी, अगर मेरे दोस्तों आपके पास 2 धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी, तो मैं आपसे कहूं कि इनका अर्थमेटिक मीन निकालो, यानी कि समांतर माध्य है। अब हमने अर्थमेटिक मीन में आपसे इनका निकालने के लिए कहूं तो क्या होगा? जवाब दीजिएगा। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में कहते समांतर माध्य है। अगर 2 संख्याओं का समांतर माध्य आपको निकालना है
तो जोड़ के आधा कर दो, a+b/2। बच्चों मैं आपसे कहूं कि दो पॉजिटिव नंबर आपके पास हैं a और b, आपको उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है मेरे प्यारे भी। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। क्या हुआ भाई, साउंड नहीं आ रही क्या? एक सेकेंड मैं बंद कर रहा हूं चार्जेस के। दोस्तों अब साउंड आ रही है क्या, चेक करना। हेलो, तो क्लियर है ना? अब सही है। देखिए अगर आपके पास दो, नहीं आ रही, क्या हो गया भाई हमारे इसमें? ठीक हो गया, बच्चे कह रहे ठीक हो गया। अगर आपके पास दो संख्याएं a और b हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी। आप बोलोगे हां जी सर। और अगर मेरे दोस्तों दो संख्याएं a और b हैं, हम आपसे उनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कहें, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन, तो बच्चों ये होता है ट्वाइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में a+b, ट्वाइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में a+b। आप बोलोगे जी सर। अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट में am कहते हैं, शॉर्ट में, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन को हम शॉर्ट में gm कह देते हैं बच्चों। हार्मोनिक मीन को हम शॉर्ट में hm कहते हैं, हार्मोनिक मीन को hm। और दुनिया में कोई भी आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं, अर्थमेटिक मीन उनका सबसे बड़ा होगा। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। ये तो बहुत बेसिक सी बातें बताई, आप जानते भी होंगे, लेकिन लेटेस्ट जो सवाल आया है वो इससे एक स्टेप आगे है। ध्यान सुनेगा भाई, ये अर्थमेटिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। बच्चों अगर मैं दो संख्याओं के अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की गुणा करूं तो आप मुझे बताओ गुणा करके क्या आएगा, जरा गुणा करो। तो अर्थमेटिक मीन दो संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं होनी चाहिए, a+b/2। हार्मोनिक मीन हो जाएगा मेरे दोस्तों 2ab/a+b। आप बोलोगे हां जी सर 2ab/a+b, यही होगा बच्चा पार्टी। आप बोलोगे जी सर, ऑस्कर गोज टू यू। a+b से a+b कट गया, 2 से आपका 2 कट गया। बच्चों बचा क्या? ab बच गया, ab बच गया। आप बोलोगे हां जी सर। अगर ab को ध्यान से देखें तो ab जो है वो रूट ab का होल स्क्वायर है। ab क्या है? अंडर रूट ab का होल स्क्वायर। और हाफ में से हर कोई जानता है कि रूट ab का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, रूट ab का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कंसेप्ट यह है कि दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन गुणा हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। यस और नो? ठीक है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको सवाल करवाऊंगा, प्यार से आप मुझे करके बताइएगा। ध्यान से सवाल है बच्चों आपके सामने 27। बोला है दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 10 और 12 है। दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 10 और 12 है। उनका समांतर माध्य क्या है, उनका अर्थमेटिक मीन क्या है? तो अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट कंसेप्ट पता है मेरे दोस्तों कि अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन जो कि 10 दिया है बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। 144 को आप 10 से भाग देंगे तो 14.4 आएगा। इस सवाल का आंसर 14.4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। यार अब भी क्यों गलती कर रहे हो तुम कुछ, जब आपके पास केवल फॉर्मूला है, वैल्यू आपको रखनी है, तो अगर 5वीं क्लास के बच्चों को भी सिखा दे वो भी कर लेगा। कम से कम फॉर्मूले में वैल्यू तो सही रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
रूट 120 बता रहे हैं लियाकत, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा, ये बनाइएगा इसी पे। सीडीएस 2020 के पेपर का पूछा हुआ बड़ा बेसिक सा सवाल बनाओ। बोला है दो संख्याओं का योग s है और गुणनफल p है, प्रोडक्ट p है, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हार्मोनिक मीन जो होता है दो संख्याओं का बच्चों वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, यही होता है। सवाल में साफ साफ बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल p है, तो यानी कि a गुणा p आपको p दिया है, दो संख्याओं का योग s है यानी कि a प्लस बी आपको s दिया है, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा 2p अपॉन s। अब सीडीएस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक। एक लास्ट होमवर्क बिल्कुल लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर का मैं आपके लिए दे रहा हूं, लेटेस्ट। आप जानते हैं कि एग्जामिनर की आजकल फितरत है कि एक चैप्टर में, एक सवाल में दो तीन चैप्टर को मिक्स कर देता है। बोला है x और y का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 8 और 3√7 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताओ। एलजेब्रा भी है और नंबर सिस्टम भी है, दो संख्याएं हैं x और y, उनका अर्थमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 3√7 है, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। अच्छा, कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे? कर लेंगे? हालांकि इस सवाल में कुछ है नहीं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है मेरे दोस्तों, एक तरीके से एवरेज होता है, एवरेज मतलब जोड़ के आधा करना। ज्योमेट्रिक मीन है 3√7। अच्छा, 3√7 को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 आप ऐसे लिख सकते हो, 3 को अगर 9 अंदर ले जाओगे 9 गुणा 7। अब 9 और 7 को मैं देखते ही समझ गया कि जिन संख्याओं के बारे में बात हो रही है वो 9 और 7 ही है। देखो 9 और 7 का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो यही आएगा मेरे प्यारे भाई अंडर रूट 9 गुणा 7, और 9 और 7 का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो कितना आएगा 9 प्लस 7 बटे 2, 16 बटे 2 8। तो जस्ट एक खेल ऑफ ऑब्जर्वेशन, केवल ऑब्जर्वेशन का खेल था। एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक नहीं है बच्चों, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लोगे तो वो बच्चों की तरह लिखना भूल जी, माना संख्याएं x और y हैं, x प्लस वाई बटे 2 बराबर 8, रूट एक्स वाई बराबर 3√7, स्क्वायर करने पर, दूसरी इक्वेशन में रखने पर, वो सब भूल जाओ। जस्ट थिंक लॉजिकली, ठीक है भाई। जब मुझे रूट ए बी दिखाई दे रहा है, अर्थमेटिक मीन 8 है तो संख्याओं का योग 16 होना चाहिए, और 9 7 16 दिख रहा है तो संख्या 9 और 7 होगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है, 9 का क्यूब 729 प्लस 7 का क्यूब 343, तो एंड में 2 आएगा, ये आंसर है 1072। खत्म, ठीक है ना। चलो तो ये, हाँ ये सारे थे मेरे दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के रेलेवेंट हैं। इनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ठीक है पीडीएफ ही डाल देंगे। उस पीडीएफ में आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 10-12 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उनको आप खुद से ट्राई करिएगा। सारी थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया और आप इस तरीके से इस सीरीज को जारी रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट्स जरूर करें, ठीक है ना। और दोबारा कल सुबह आना ना भूले, ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है, एक नए कंसेप्ट के साथ। ओके, आप मुझे कमेंट्स, आप कौन सा कंसेप्ट सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद आप अपनी राय जरूर दिया करें कमेंट में, ठीक है, कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल निकाल के मैं यूट्यूब पे आता हूं कि 7-8 घंटे पढ़ाने के बाद शरीर में ताकत बचती नहीं कि यूट्यूब पे समय निकल पाए, पर फिर भी मैं आता हूं आप लोगों के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मुझे आप लोगों से चाहिए अप्रिसिएशन, ठीक है भाई।